ओके। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? बहुत बढ़िया। क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? नहीं। बहुत बढ़िया। क्यों भाई साहब, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, टूट जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। बट आज इस वीडियो को आप दिल देने वाले हो अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो। बायोलॉजी, क्या मस्त नाम है यार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है 1 तारीख को, उससे रिलेटेड इतने अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार आपके इस पेपर इस वीडियो में से। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं कि आपने सोची ना होगी, इतने मस्त है जो आपको पूरे 100% गारंटी है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ बंदे हैं जो वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, मगर ऐसा नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना। प्रथम प्रश्न देख लेते। प्रथम प्रश्न क्या दिया हुआ है देखिए। सवाल का महत्व बिल्कुल दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके हर बार पूछा जा रहा है और ये रियल पेपर का ही सेट है, बट आपके यहाँ पर अगर ये आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो सभी जगह में अलग अलग आ रहा है। बट अब सेट हम नहीं बताएंगे कौन सा है, क्योंकि आपको सेट पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इन प्रश्नों को याद करना है। क्योंकि प्रश्न आपके इधर उधर रहेंगे लेकिन क्वेश्चन क्रम मतलब क्वेश्चन नंबर बदला होगा। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। शैवाल का महत्व लिखिए। तो शैवाल का महत्व में आपको लिखना है शैवालों की कोशिका। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और शैवालों में भोज्य पदार्थों का संचय करने के लिए मंड के रूप में भोजन को संचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आपको देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो आप वीडियो को आकर डिसलाइक करके चले जाना। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखेंगे। संघ सिलेंट्रेटा के 2 लक्षण। शरीर प्रायः बेलनाकार होता है इनमें, और इनमें CaCO3 का बाह्य कंकाल पाया जाता है। और तीसरा है जो आपका, इस संघ के सभी प्राणी एकल तथा निवाही होते हैं जो किसी आधार पर चिपके होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, पुष्प दल विन्यास क्या है? तो आप देख सकते हैं पुष्प दल विन्यास, दल या बाह्यदल के कलिका अवस्था में लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। पुष्प दलों के सिरे एक दूसरे को स्पर्शते हैं। दोस्तों, अगर आपको फेक पेपर लग रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक से मिला लेना। पूरे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से ही लिए गए हैं और पूरा 100% रियल पेपर है। बट जिला अब आप कौन से जिले से हो आप बता देना, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पेपर का, उस जिले का भी पूरा आपको डालने को। बट ये रियल पेपर का ही सेट है जिसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट पेपर डालेंगे तो फिर लफड़ा बन जाएगा बहुत ही ज्यादा, अत्यंत। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। जड़ एवं तने में अंतर लिखो। तो जड़ और तना, जड़ पर पर्व और संधियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन तने पर संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जभी सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा, जड़ों पर शुल्क पत्रों का अभाव होता है लेकिन तने की पर्व संधियों पर शुल्क पत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है, जड़ में केवल अपनी ही शाखाएं होती हैं लेकिन भूमिगत तने से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। देखिए कितना सरल आंसर था, एक ही झटके में याद हो गया होगा। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। दोस्तों, ये प्रश्न आपका 100% आना है, कोई भी सेट हो। इस सभी सेट के लिए अति महा 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 मोस्ट से भी महामोस्ट, उससे भी बढ़कर है प्रश्न ये आपके लिए। आप देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका के अंदर पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हर कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य कोशिका के अंग हर हिस्से को, जिसका कार्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका के हर हिस्से को ऊर्जा पहुंचाना होता है। इसलिए इसको अपन कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, मतलब बिजली घर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, बहुत ही आसान था। उसके बाद आप केंद्रक का चित्र बनाना सीख लीजिए। इस केंद्रक का चित्र आपका 100% आना ही आना है। 2 नंबर में आप देख लेना, कोई भी सेट हो आ ही जाएगा, या फिर न्यूरॉन का आ जाएगा इसके बदले में, न्यूरॉन या फिर इसका। ठीक है, न्यूरॉन का आएगा या फिर केंद्रक, अथवा में आएगा न्यूरॉन और उसमें आएगा केंद्रक। इसको आप केंद्रक को बनाना सीख लेना। ठीक है, और इसके कोई 2 या 3 नाम याद कर लेना। केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन और केंद्रिका, आप इन सभी को चित्र को अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में अंतर देखेंगे। कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट मतलब रज्जु की और आरज्जु की में। तो आप देख सकते कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट, जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकोड पाया जाता है लेकिन नोटोकोड का अभाव होता है इसमें नॉन कोऑर्डिनेट में। और अगला है द्रव्य नहीं, हृदय आधार तल पर पाया जाता है लेकिन हृदय
पृष्ठ तल पर पाया जाता है नॉन कोऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट में लाल रधिकाणु पाए जाते हैं, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट में लाल रधिकाणुओं का अभाव होता है, मतलब नहीं पाए जाते। उसके बाद हमारा अगला है यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। यकृत निवाहिका तंत्र का अभाव होता है नॉन कोऑर्डिनेट में। आगे देखते हैं, आगे आता है दोस्तों महा इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में अंतर, मतलब आवृत जीवी और अनावृत बीजियों में अंतर। तो हम सबसे पहले जिम्नोस्पर्म देखते हैं। अनावृत बीजी पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते हैं। जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं मतलब जिम्नोस्पर्म, उनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं इन पौधों में पुष्प उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अगला है, इन पौधों में द्विनिषेचन व त्रिसंलयन की क्रिया नहीं पाई जाती है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं इन पौधों में द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन की क्रिया पाई जाती है। उसके बाद तीसरा दिया है, इनमें जननांग शंकुओं में उत्पन्न होता है, लेकिन इनमें अंदर जननांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा दिया हुआ है, इन पौधों में बीजांड अंडाशय में नहीं होता अतः इनके बीज नग्न होते हैं। और इस जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो होते हैं इन पौधों में बीजांड अंडाशय के अंदर बंद होते हैं अतः इनके बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। उसके बाद ये तो बहुत ही आसान था। उसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर करना है आपको। पादप ये महा इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपका ये आने वाला है, बाद में पछताओगे अगर याद नहीं करोगे। तो अभी से इसको नोट में अच्छे से याद करो और एक एक से नोट बनाना स्टार्ट कर दो। कि इसको हम आंसर देखते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जो पादप कोशिका होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति मतलब बाहरी परत होती है जो उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, वो अनुपस्थित होती है। मतलब जंतु कोशिका में पादप को मतलब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है। उसके बाद हमारा जो पादप कोशिका है, कोशिका के मध्य में एक बड़े आकार की रिक्तिका पाई जाती है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में छोटे छोटे आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तीसरा, इसमें सेल्यूलोज नहीं पाए, इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो जंतु कोशिका है इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। आप देख लेना और अच्छी से नोट कर लेना। उसके बाद है चौथा, इस कोशिका में लवक पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। ये भी बहुत आसान था। और उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। तो इनमें हम अंतर देखेंगे। इनकी जड़ों में संवहन फूलों की संख्या 7 से अधिक होती है, लेकिन इनकी जड़ों में संवहन फूलों की संख्या प्रायः 2 से 6 के बीच में होती है। ठीक है, मतलब इसमें आप 7 से अधिक बोल सकते हैं और इसमें आप 7 से कम बोल सकते हैं। उसके बाद इसी के दूसरा में दिया है, इनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, लेकिन द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं इनकी पत्तियों में जालिका व शिरा विन्यास पाया जाता है। उसके बाद तीसरा है, इनके बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है, लेकिन इनके बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद प्रश्न 15 में आपको क्या करना, प्रश्न क्रमांक 15 में न्यूरॉन का चित्र बनाना है, मतलब पादप कोशिका जंतु कोशिका का चित्र बनाना अच्छे से सीख जाना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दोहरे रक्त परिसंचरण से क्या तात्पर्य है एवं इसका महत्व लिखना है। तो उत्तर देखते हैं फटाक से। पंछियों तथा स्तनधारियों में शरीर के दाएं आलिंद में आया अशुद्ध रक्त पहले दाएं निलय में जाता है, जो उसे फेफड़ों में पंप कर देता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन होने के पश्चात रक्त हृदय के बाएं आलिंद में जाता है, जहां से यह बाएं निलय में जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कर देता है। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। तो चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर। तो इसमें हम देख सकते हैं, आप इसको नोट कर लेना। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसमें केवल एक वर्णक तंत्र PS1 पाया जाता है, लेकिन इसमें 2 वर्णक तंत्र PS1 और PS2 कार्य करते हैं, मतलब पाए जाते हैं। दूसरा है, इसमें वर्णक से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः वर्णक में वापस आ जाता है, लेकिन इसका जो अपोजिट में है इसमें वर्णक से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः वर्णक में वापस नहीं आता है। उसके बाद तीसरा, ऑक्सीजन का उत्सर्जन तथा NADPH2 का निर्माण नहीं होता, और इसी का जवाब दिया, ऑक्सीजन का उत्सर्जन तथा NADPH2 का निर्माण होता है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, ऑक्सीन हार्मोन के कार्य। दोस्तों इसको आपको कर ही लेना है, ऑक्सीन हार्मोन के कार्य। चलिए देखते हैं। ऑक्सीन हार्मोन कोशिकाओं के दीर्घन को प्रेरित करता है, और इसी के मतलब दूसरा है अनिषेक फलित फलों के निर्माण को प्रेरित करता है। तीसरा है, आम के बगीचों में कच्चे फलों को झड़ने से रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिबरेलिन के कार्य लिखिए।
दोस्तों ये जिब्रेलिन के कारण आपको अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं। ये पौधों के पुष्पन एवं फलों के परिवर्धन में सहायता पहुंचाते हैं। और दूसरा है इनका उपयोग बीज रहित अंगूर के उत्पादन में किया जाता है। उसके बाद तीसरा है इसके छिड़काव से द्विवर्षीय पौधों को एक वर्षीय पौधों में परिवर्तित किया जा सकता है जिब्रेलिन हार्मोन से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। तो रक्त और लसिका में अंतर। तो रक्त हम देखते हैं पहले, यह लाल रंग का द्रव होता है। रक्त जो होता है मतलब रक्त जो होती है यह लाल रंग का द्रव है। और लसिका है यह रंगहीन पारदर्शी द्रव है। और उसके बाद दूसरा है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इसमें है जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद तीसरा है यह प्रवाह तीव्र, इसका प्रवाह तीव्र होता है। यह लसिका का प्रवाह बहुत ही धीमा होता है। उसके बाद चौथा है यह हृदय से धमनियों कोशिकाओं सिराओं में परिवर्तित होते हुए पुनः हृदय में पहुंच जाता है, लेकिन यह बाह्यकोशिकीय स्थानों में लसिका कोशिका एवं वाहिकाओं में प्रवाहित होते हुए ग्रीवा के निचले भाग में सिराओं में पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारे प्रश्न थे ये अति महत्वपूर्ण महा इंपोर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको ऐसे ही और प्रश्न चाहिए, महा इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपको परीक्षा में पूरे आपको 100% देखने को मिलेंगे। वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। और उसके बाद हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ।